Hello students, I am Sanya Singh, your biology educator on your channel Road to A+. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के न्यूट्रिशन टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। तो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में वो प्रोसेस होती है जिससे हम किसी फूड को इनटेक करते हैं, हम किसी फूड को खाते हैं और वो फूड जब एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर हमारी बॉडी अगर उससे वेरियस पर्पसेस में फंक्शन करने को हेल्प करती है, उस एंटायर प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन में एक कंपोनेंट होती है न्यूट्रिएंट। तो हम जानेंगे न्यूट्रिएंट होता क्या है। न्यूट्रिएंट इज अ केमिकल कंपाउंड फाउंड इन फूड दैट द बॉडी यूजेस टू फंक्शन एंड ग्रो। न्यूट्रिएंट हमारे फूड में वो कंपोनेंट होती है जिस कारण से हमारे बॉडी उसे वेरियस फंक्शन में अलाउ करते हैं। सपोज दैट हम कहते हैं कि हमारे चावल में कार्बोहाइड्रेट होती है, तो कार्बोहाइड्रेट वो न्यूट्रिएंट है। हम कहते हैं सोयाबीन में प्रोटीन होती है, तो वो प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट होती है। तो हमारे बॉडी में 6 टाइप की न्यूट्रिएंट्स रहती है: प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड वाटर। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन कितने मोड की होती है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कितने मोड की न्यूट्रिशन कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन 2 मोड्स की होती है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट है सेकंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा अपने खाने को प्रिपेयर करने के लिए। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। अगर उन्हें रॉ मटेरियल मिल चाहिए तो वो रॉ मटेरियल के लिए दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, भले ही वो अपना खाना खुद से बनाते हो। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर द डेरिवेशन ऑफ देयर फूड। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे सेटल करके अपना खाना डिराइव करेगा। फॉर एग्जांपल फंगी, यीस्ट। आप देखते हो कि आपके खाने बहुत दिन तक खराब हो जाते हैं तो उस पर फंगस लग जाता है। कभी भी कोई डेड बॉडी रहता है उस पर फंगस लगी रहती है, उस पर बैक्टीरिया भी लगी रहती है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर में वो न्यूट्रिशन है जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो अपने खाने को डिराइव करने के लिए डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पर सेटल करेंगे। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना खाना डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे बॉडी पे सेटल करके हमारे बॉडी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती है। सपोज दैट लाइस, जो हमारे बाल में जू होती है, वो जू खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे सेटल करके अपना खाना डिराइव कर रही है। तो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही बॉडी पे सेटल करके अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में होती है। सपोज दैट होलोजोइक न्यूट्रिशन में एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है? ये वो मोड है न्यूट्रिशन की जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन होते हुए न्यूट्रिशन को डिराइव किया जाए, उस प्रोसेस को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। सपोज दैट ह्यूमन बीइंग, हमारे बॉडी में खाना सबसे पहले स्टोमक में जा रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉलो करते हुए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना डिराइव कर रहा है, जिससे न्यूट्रिशन मिल रही है, उस प्रोसेस को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब आप एक बात बताओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ग्रीन प्लांट्स है जो अपना खाना खुद से डिराइव कर सकती है। अगर हम उसके आगे मूव भी करते हैं, सपोज दैट हम इंसेक्ट्स को लें, तो इंसेक्ट्स भी टोटली दूसरे पे डिपेंडेंट है। सपोज दैट हम किसी भी एनिमल्स को लें, आइदर वो प्लांट्स पे डिपेंड होंगे या तो वो फ्लेश कंज्यूम करेंगे। आप पढ़े होंगे हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस क्या थे? जो कि ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड थे। कार्निवोरस थे जो फ्लेश पे डिपेंड थे। ओमनीवोरस है जो ग्रीन प्लांट्स और फ्लेश दोनों पे डिपेंड है। तो ग्रीन प्लांट्स एक ऐसी चीज है जो अपना खाना खुद से डिराइव कर सकती है। उसके आगे जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेक्टर पे मूव करेंगे वो सारे अपने खाना दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं डेरिवेशन करने के लिए। तो ग्रीन प्लांट्स एक ऐसी एग्जांपल है जो कि हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में दे सकते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना खाना डिराइव कर रहा है उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
तो यहाँ है फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्लांट्स को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब प्लांट्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आती है तो उसे प्रेजेंस चाहिए होता है सनलाइट का और उसे प्रेजेंस चाहिए होता है क्लोरोफिल का। तो प्लांट्स में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं उसके लीफ में, तो उसके स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगी। प्लांट्स में वाटर इंटर करती है सॉइल के थ्रू। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब प्लांट्स के पास होती है और उसके पास जब सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है तब वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो C6H12O6 बनाते हैं, जो बेसिकली प्लांट के लिए फूड कंपोनेंट है। और जब प्लांट C6H12O6 बनाते हैं तो उसके साथ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होती है। इस इंटायर प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो हमें ये चीज याद रखना जरूरी है कि जो प्लांट्स का बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, वही हमारे लिए इनहेलेशन का सोर्स होता है, जो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में रेस्पिरेशन टॉपिक में। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप की होती है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अभी मैंने बताया, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है और होलोजोइक न्यूट्रिशन है। डेड प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज। सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो डेड प्लांट्स और डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज पर डिपेंडेंट रहती है ताकि उन्हें अपना न्यूट्रिशन मिले। एग्जाम्पल यीस्ट एंड मशरूम। नेक्स्ट पैरासाइटिक न्यूट्रिशन फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने बताया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होकर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहेंगे अपने न्यूट्रिशन के डेरिवेशन के लिए। एग्जांपल टेप वर्म एंड लाइस। थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इंजेशन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। इंजेशन हमारे बॉडी में वो प्रोसेस होती है जिससे हम फूड को इनटेक करते हैं। अभी मैं बताऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजेशन प्रोसेस, एसिमिलेशन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, इजेशन प्रोसेस। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में प्रॉपरली इंजेशन करेंगे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रॉपरली उनके बॉडी में डाइजेशन होगी, उसके बाद ही न्यूट्रिएंट डिराइव हो सकता है, वैसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जांपल अमीबा, एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। हमारे बॉडी में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, हमारे बॉडी में भी प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड पास करती है। फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है तभी हमारे बॉडी में वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी मैंने बताया कि हमारे बॉडी में होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जिस सिस्टम से होती है वो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्क्राइब करें तो वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ही होता है। तो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। सबसे पहली है इंजेशन। इंजेशन इज टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। सबसे पहले अगर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम उस खाने को खाएंगे, तो जिस प्रोसेस से हम उस खाने को खा रहे हैं, माउथ में इनटेक कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस इनटू सॉल्युबल वंस। अब जब हम खाना खा लिए, हमारे बॉडी में जब इंजेशन हो गया तो वो खाना जाएगा स्टोमक में। स्टोमक में क्या होगा, वो खाना पेस्ट के फॉर्म में बनेगा। सलाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है बट वो फूड को वेट करता है, वो फूड को प्रॉपर पेस्ट नहीं कर सकता, वो फूड को वेट करेगा ताकि ऑसोफेगस में प्रॉब्लम ना हो फूड को क्रॉस करने में। तो डाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे, जितने भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस होंगे, वो पेस्ट लाइक फॉर्म में आ जाए, वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाए। नेक्स्ट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। अब इंजेशन हो गया, खाना हम माउथ से इंटेक किए, डाइजेशन हो गया, खाना वापस हमारे स्टोमक में गया, स्टोमक में जाने के बाद डाइजेशन हुआ, पेस्ट लाइक फॉर्म में खाना चेंज हो गया। उसके बाद होगा ऑब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए स्टोमक के बाद खाना जाती है डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में क्या होती है, न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने की टेंडेंसी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, तो जिस प्रोसेस से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जो हमारी थर्ड प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अपटेक ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इनटू द सेल्स। इनटू द सेल्स का मतलब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन जब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी तो वो न्यूट्रिशन डायरेक्टली जाएगी सेल्स में। सेल्स हमारे बॉडी में वो न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करेंगे वेरियस फंक्शन के लिए। कुछ न्यूट्रिशन होंगे जो हमारे बॉडी में मसल के डेवलपमेंट करेंगे, कुछ न्यूट्रिएंट जाएंगे जो हमारे बॉडी में बोन्स का डेवलपमेंट करेंगे। तो सारे न्यूट्रिएंट की अलग अलग फंक्शन होती है। फोर्थ प्रोसेस है एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन, अब एक बार जब सेल्स के पास चला गया वो न्यूट्रिएंट, तो वो सेल जब उस चीज को यूटिलाइज करेगा वेरियस फंक्शन के लिए, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन हमारा सिर्फ वो प्रोसेस था जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद जब वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया, जब वो ही एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट सेल के पास गए, तो जब वो सेल उसको वेरियस फंक्शन के लिए परफॉर्म करेंगे, तो वही वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करने के प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। अब जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो न्यूट्रिएंट तो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लिए, सारे न्यूट्रिएंट बॉडी यूटिलाइज भी कर लिए। अब क्या बचा? अब वो जितना भी फूड बचेगा जिसमें न्यूट्रिशन लेस है, वो क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो न्यूट्रिएंट तो चले गए, स्मॉल इंटेस्टाइन टोटल एब्जॉर्ब कर लिए। बचे जितने भी फूड थे जो कि अब यूज नहीं हो सकते हैं, वो फूड जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाते हैं तो उस फूड में जितने भी वाटर होते हैं वो सारे वाटर लार्ज इंटेस्टाइन अपने पास रख लेंगे, वो जितने भी वाटर उसको वो स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जब सारी वाटर भी फूड की चली गई, सारे न्यूट्रिएंट भी फूड की यूटिलाइज हो गई, तो बचा वेस्ट मटेरियल। अब हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल आउट होगा उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हुआ। जितने चीज यूज होने थे वो सारी चीज यूज हो गए। स्टोमक हमारी जितने भी फूड थी उसको पेस्ट लाइक फॉर्म में बना चुकी है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी? वो सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर ली, वो सेल्स के पास भेज ली, सेल्स यूटिलाइज भी कर लिया। उसके बाद जितने भी लेफ्ट ओवर फूड थे वो सारे फूड चले गए लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जितने वाटर थे वाटर भी ऑब्जर्व कर लिए, तो अब जो बचा वो डाइजेशन नहीं हो सकता है, उसमें कोई भी ऐसा यूजफुल सब्सटेंस नहीं है। तो जिस प्रोसेस से रेक्टम में स्टोर होने के बाद हमारे अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से बाहर निकलेंगे, उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या बताएं? इंजेशन होता है। इंजेशन सबसे फर्स्ट प्रोसेस है। तो इंजेशन अगर हम कर रहे हैं तो वो माउथ से होगा। हम फूड इनटेक करते हैं माउथ के थ्रू, तो हमारे माउथ को डाइजेस्टिव सिस्टम में बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी माउथ की सेकंड नेम है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो बकल कैविटी में जब हम इंजेक्शन करेंगे, जब हम माउथ में इंजेक्शन करेंगे, फूड इनटेक करेंगे, तो माउथ में क्या होती है? सलाइवा प्रेजेंट होगी जो सैलिवरी ग्लैंड्स बेसिकली सिक्रीट करती है। और हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट है और हमारे माउथ में टंग प्रेजेंट है। तो टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो टीथ जो है हमारी 4 टाइप्स की होती है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इंसिजर हमारे माउथ में कटिंग का काम करती है, जो फूड को कट करने में हेल्प कर रही है। कैनाइंस होती है, या प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे, कैनाइंस होती है जो बाइटिंग करने में हेल्प करती है, जो चीज़ों को, फूड को बाइट करने में हेल्प करती है। और प्रीमोलर्स और मोलर्स हमारे माउथ में चीज़ों को ग्राइंड करने में यूज़ करती है। जितने भी फूड है उसको ग्राइंड करेगी, वो उसको चूर करेगी छोटे छोटे सब्सटेंस में। तो ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं जो हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। टंग हमारे फूड को टेस्ट प्रोवाइड करेगा। टेस्ट भी 4 टाइप के होंगे, स्वीट, सावर, बिटर एंड सॉल्टी। ये 4 टेस्ट प्रोवाइड करने का काम टंग करेगी। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ के वॉल्स में प्रेजेंट है, ये सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करने के काम करती है। अब ये सलाइवा फूड को वेट करने में यूज होता है। अगर हमारे माउथ में जो फूड आया है वो फूड अगर वेट नहीं होगा तो वो ओसोफेगस से क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओसोफेगस किसी भी फूड को लिक्विड टेक्सचर में ही कैपेबिलिटी देता है कि वो पास कर सके अपने अंदर। सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होती है उसे हम सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। अब हम जानेंगे सैलिवरी एमाइलेज की फंक्शन क्या होती है। सैलिवरी एमाइलेज वो एंजाइम है जो हमारे फूड में जितने भी शुगर होती है उस शुगर को माल्टोज में ब्रेक डाउन करने के यूज आती है। एंजाइम जहां भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होगी वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को सिंपल न्यूट्रिएंट में ब्रेक डाउन करने के यूज आती है, वो उसे कन्वर्ट करती है सिंपल न्यूट्रिएंट में। तो यहाँ पे सैलिवरी एमाइलेज शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट करने के यूज आती है। अब जब हमारे खाने को टीथ ने बाइट किया, कट किया, ग्राइंड कर दिया, टंग ने अलग अलग टेस्ट प्रोवाइड किया, सैलिवरी ग्लैंड ने सलाइवा सिक्रीट कर कर फूड को वेट कर दिया, सलाइवरी एमाइलेज ने शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अब वो फूड जाएंगे स्टोमक में। तो फूड जब माउथ से स्टोमक में जाती है तो जिस फूड पाइप के थ्रू फूड माउथ से स्टोमक में जा रही है उस फूड पाइप को हम एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस वो फूड पाइप है जो उस खाने को माउथ से स्टोमक में पहुंचाने की यूज आती है।
अब जब वो खाना स्टोमक में पहुंचेगा तो हमारे स्टोमक के वॉल्स में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने की टेंडेंसी होती है। हमारे स्टोमक के जो वॉल्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेंगे। तो जितने भी फूड जाएगी स्टोमक में, अब वहां पे 3 टाइप्स की गैस्ट्रिक जूस होती है जो सिक्रीट होती है। अब फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टोमक में 3 गैस्ट्रिक जूस की फर्स्ट जूस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। It creates an acidic environment that's necessary for pepsin to work. It also kills bacteria in the stomach. अब क्या होता है बेटा, हम जो फूड खा रहे हैं हमें नहीं पता उसमें बैक्टीरिया कितना ज्यादा प्रेजेंट है, किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो फूड हम डायरेक्टली इनटेक कर रहे हैं माउथ के थ्रू, वो डायरेक्टली इसोफेगस में जा रही है। तो जब वो फूड स्टोमक में जाएगी तो HCl जो रिलीज होती है, जो गैस्ट्रिक जूस स्टोमक के वॉल सिक्रीट करेंगे, उसकी HCl क्या करेगी, उस फूड के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे बैक्टीरिया को किल करती है। नेक्स्ट वो सारे फूड को एसिडिक मीडियम में कर देगी। हम एसिडिक फूड तो खा नहीं रहे होते हैं, हम जो फूड खा रहे होते हैं उसको वो एसिडिक मीडियम में इसलिए चेंज कर रही है क्योंकि HCl जब हमारे खाने को एसिडिक फॉर्म में चेंज करेगा तभी पेप्सिन अपना काम कर पाएगा। अब हम जानेंगे पेप्सिन क्या काम कर रहा होता है, वो स्टोमक में क्या काम कर रहा है, वो ये गैस्ट्रिक जूस क्या फंक्शन कर रहा है फूड के लिए। तो बेटा हमारे फूड में जितने भी प्रोटीन होते हैं, एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड। पेप्सिन हमारे बॉडी में वो एंजाइम है जो जितने भी प्रोटीन्स है उसको पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर रही है। पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड प्रोटीन की सिंपल फॉर्म होती है। तो हमारे फूड जब एसिडिक मीडियम में आएंगे तभी ये पेप्सिन उस पर एक्ट कर पाएगा। इसका मतलब जब तक फूड एसिडिक नहीं होगा HCl एसिड के थ्रू, तब तक पेप्सिन उस पर फंक्शन नहीं कर पाएगा। पेप्सिन उस प्रोटीन को, उस फूड के जितने भी प्रोटीन है, उस प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो एसिड में चेंज ही नहीं कर पाएगा जब तक ये एसिडिक फॉर्म में नहीं होगा। और थर्ड है हमारे बॉडी के गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस। म्यूकस इज अ थिक प्रोटेक्टिव लेयर दैट कोट्स द स्टोमक लाइनिंग एंड प्रिवेंट्स द एसिड फ्रॉम डैमेजिंग इट। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे बॉडी में जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो एसिड कहीं हमारे स्टोमक के वॉल्स को डैमेज ना पहुंचाए। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हमारे बॉडी में, हमारे स्टोमक के वॉल्स में सिक्रीशन होती है म्यूकस की। ये क्या कर रही होती है, बेसिकली म्यूकस जज करती है कि हमारे स्टोमक में उतनी ही HCl सिक्रीट हो जितना कि हमारे फूड को रिक्वायरमेंट है एसिडिक फॉर्म में चेंज होने की। HCl उतना ज्यादा सिक्रीट ना हो जिससे कि हमारे स्टोमक के वॉल्स पे डैमेज आए। तो ये थे हमारे स्टोमक के गैस्ट्रिक जूस, 3 टाइप्स के गैस्ट्रिक जूस। फर्स्ट है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसने फूड के सारे बैक्टीरिया को किल किया, जिसने फूड को एसिडिक फॉर्म में चेंज किया ताकि पेप्सिन वर्क कर सके। सेकेंड है हमारे गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन। पेप्सिन का फंक्शन क्या था, ये फूड के जितने भी प्रोटीन है उसे अमीनो एसिड और पेप्टाइड में चेंज करेगी। थर्ड है म्यूकस। म्यूकस जज करेगी कि फूड में जितने भी HCl है वो प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं, उससे ज्यादा HCl का लिमिट कभी भी बढ़े ना, जिससे कि कभी भी डैमेज हो स्टोमक के वॉल्स पे। अब स्टोमक में सारे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो गए, फूड में जितने भी गैस्ट्रिक जूस थे सारे जूस मिक्स हो गए। फूड जब एसिडिक मीडियम में चेंज हुआ तो उसके बाद सारे फूड स्टोमक से निकल कर जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के टाइम उसी पाथ में लीवर अपना बाइल जूस रिलीज करेगा, पैंक्रियाज अपना पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा। इसका मतलब जब स्टोमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है तब लीवर और पैंक्रियाज उसी टाइम अपना अपना जूस मिक्स करते हैं उस फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के पहले। तो हम जानेंगे लीवर और इस पैंक्रियाटिक जूस कौन सी ऐसी जूस है जो रिलीज करते हैं और उसकी क्या फंक्शन होती है। लीवर रिलीज करती है बाइल जूस। बाइल जूस एक वो जूस है जो कि फैट्स को इमल्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है वो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट में ब्रेक डाउन करने के यूज आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमल्सिफिकेशन कभी भी फैट्स को सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं करेगा। सपोज दैट अभी मैंने बताया कि प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स, तो अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स में वो कन्वर्ट होती है क्योंकि वो उसका सिंपल फॉर्म है। वैसे ही फैट का सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड। इमल्सिफिकेशन फैट को फैटी एसिड में चेंज नहीं करेगा। इमल्सिफिकेशन बड़े बड़े फैट के टुकड़े को छोटे छोटे फैट के टुकड़े में तोड़ता है, वो उसको ब्रेक डाउन करता है। दैट मीन्स इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर वंस।
तो लीवर जब बाइल जूस रिलीज करेगी तो जितने भी फैट्स हैं वो इमल्सिफाई होंगे, वो बड़े बड़े टुकड़े जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज होंगे। फिर पैंक्रियास सिक्रीट करेगी पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन। अब हमारे स्टोमक में जो पेप्सिन थी वो जितने भी प्रोटीन थे उसको अमीनो एसिड और पेप्टाइड में चेंज की, तो जितने भी लेफ्ट ओवर प्रोटीन रह जाते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि सारे प्रोटीन जो है वो हमारे स्टोमक के पेप्सिन ने कन्वर्ट कर चुका हो अमीनो एसिड और पेप्टाइड में, तो जितने भी लेफ्ट ओवर प्रोटीन रहते हैं वो लेफ्ट ओवर प्रोटीन को एक बार फिर से ट्रिप्सिन क्या करती है, उसे डाइजेस्ट करती है, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करती है। फिर हमारे पैंक्रियाटिक जूस का सेकंड जूस है लाइपेज। लाइपेज बेसिकली फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। लाइपेज की फंक्शन होती है कि जो फैट होगी वो फैटी एसिड में चेंज होगी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाइल जूस और लाइपेज में क्या फंक्शन है। बाइल जूस और लाइपेज तो एक ही चीज पे काम कर रहा है ना, दोनों फैट्स पे काम कर रहा है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है ऐसा। तो बाइल जूस फैट को छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर रहा है जिसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। लाइपेज उस फैट को फैटी एसिड में चेंज कर रहा है जो बेसिकली उसका सिंपल फॉर्म है। अब जब प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो गई, जो आपकी लेफ्ट ओवर प्रोटीन है, जितने भी फैट थे वो फैटी एसिड में चेंज हो गए। लीवर जो थी वो बाइल जूस सिक्रीट करके बड़े फैट्स को छोटे फैट्स में ब्रेक डाउन कर दी। दैट मींस जब स्टोमक से खाना जा रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में तो दोनों ने अपना वर्क कर दिया। लीवर और पैंक्रियास ने अपना अपना जूस रिलीज करके वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक भेज दी फूड को। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा स्टोमक के बाद, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पहले भी पढ़ा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इस टाइप की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। हमारे डायग्राम में स्मॉल इंटेस्टाइन इस टाइप से रहती है ना, ये बेसिकली क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ वर्टिकल सेक्शन में बनी हुई है। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे हम विलाई कहते हैं। विलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई क्यों होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों होता है। क्यों ना वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ना होगा, फ्लैट सरफेस रहे, वो इस टाइप का क्यों रहता है, क्या रीजन है कि वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है। एक्चुअली में जब अगर हम कंसिडर करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन अगर फ्लैट सरफेस हो तो वो मैक्सिमम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके पास सरफेस एरिया कम है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन फ्लैट रहेगा तो उसके पास यही सरफेस एरिया है ना जिसमें वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका मतलब इसके पास अब सरफेस एरिया ज्यादा है ना, ये सारे रीजन में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब विलाई नेचर स्मॉल इंटेस्टाइन का होने का रीजन ये है ताकि इसके पास सरफेस एरिया ज्यादा रहे। जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में रहेगा तो इसके पास ये इंटायर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगी ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सके। बिकॉज हमारे बॉडी में साइट ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन है। खाना हर जगह से क्रॉस किया, हमने इंजेक्शन किया, बकल कैविटी से फूड आई स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुई, फूड एसिडिक फॉर्म में आई, बैक्टीरिया किल हो गई, वहां पे प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हुआ। इवन दैट वहां पे म्यूकस ने जज भी किया कि फूड एसिडिक प्रॉपर हो, जरूरत से ज्यादा स्टोमक में एसिड ना हो। फिर वहां से स्टोमक से फूड निकली, वहां पे बाइल जूस ने अपना लीवर ने अपना बाइल जूस रिलीज किया, पैंक्रियास ने अपना पैंक्रियाटिक जूस रिलीज किया। उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगी तभी लास्टली सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो सकते हैं, क्योंकि उसके पहले रीजन आपका ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आने तक में सारे जो मेन आपके न्यूट्रिएंट थे, आपके फूड में मेन न्यूट्रिएंट है, मैं आपने पढ़ा होगा मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिशन वो है जो हमारे बॉडी में कम क्वांटिटी में चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिशन में आती है कार्बोहाइड्रेट है मैक्रो न्यूट्रिशन, ये हमारे बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। और एक है फैट्स भी हमारे बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। और नेक्स्ट है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन जो हो वो बेसिकली आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होंगे जो हमारे बॉडी में लिटिल क्वांटिटी में चाहिए, जो माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए। सपोज दैट विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, ये सब ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे बॉडी में कम क्वांटिटी में भी चाहिए होगी, वो काम कर लेती है कम क्वांटिटी में। तो मेन जो मेजर न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी में जो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में जो इन्वॉल्व होती है वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। तो
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी फूड आएंगे वो फूड आते आते सब चीज अपने अपने सिंपल फॉर्म में चेंज हो गई। कार्बोहाइड्रेट भी सिंपल फॉर्म में चेंज हो गए जो सैलिवरी एमाइलेज ने किया। फैट को सिंपल फॉर्म में फैटी एसिड में चेंज करने का काम ट्रिप्सिन ने लाइपेज ने किया। प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करने का काम पेप्सिन ने किया, फर्दर उसे ट्रिप्सिन ने किया। इसका मतलब जब फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तब तक में तीनों न्यूट्रिएंट अपने अपने सिंपल फॉर्म में आ चुके थे। इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन किसी भी खाने को तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसके न्यूट्रिएंट अपने अपने सिंपल फॉर्म में आ जाए, क्योंकि अगर वो सिंपल फॉर्म में नहीं आएगा तो विलाई जो है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। इसे हर न्यूट्रिएंट सिंपल फॉर्म में चाहिए, इसे कार्बोहाइड्रेट अपने सिंपल फॉर्म में चाहिए, इसे फैट फैटी एसिड में चाहिए, प्रोटीन एमिनो एसिड में चाहिए। ये सारे न्यूट्रिएंट जब सिंपल फॉर्म में आएंगे तभी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये सारा सरफेस एरिया न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकता है। यही रीजन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आने के पहले सारे तीनों न्यूट्रिएंट अपने अपने सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके। अब जब सारे खाने एब्जॉर्ब हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, जितने भी खाने के न्यूट्रिएंट थे वो एब्जॉर्ब हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब ये खाना यहाँ से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, जितना भी खाना जाएगा उसमें अब जितने भी वाटर बच गए, क्योंकि न्यूट्रिएंट तो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब बचा उस फूड में वाटर। अब जितना भी वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन से जब ये खाना घूमता है तो जितना भी लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स हैं वो उस वाटर को क्या करते हैं, वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब जितने भी वाटर जब एब्जॉर्ब हो गए लार्ज इंटेस्टाइन में, अब बचा वेस्ट मटेरियल, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ने तो उसका सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया, लार्ज इंटेस्टाइन ने सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो टेम्पररी रेक्टम में स्टोर होती है, उसके बाद वो बॉडी से आउट होती है एनस के थ्रू। इसी प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं, जो हमने पढ़ा था लास्ट 5th प्रोसेस था डाइजेशन का, इजेशन। तो जब रेक्टम में कुछ देर वेस्ट मटेरियल स्टोर होगी उसके बाद वो एनस के थ्रू आउट होती है, इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से फूड गया, ये सारे रीजन में जितने भी वॉल्स है लार्ज इंटेस्टाइन के, यहाँ पे सारे वॉल्स ने क्या किया, उसके वाटर को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद रेक्टम में वो कुछ देरी तक टेम्पररी स्टोर रहा, जैसे हम कहते हैं ना कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कुछ देर के लिए स्टोर रहता है, उसके बाद वो बॉडी से आउट होता है यूरेथ्रा के थ्रू। उसी तरीके से जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में पहले स्टोर हुए, उसके बाद वो एनस के थ्रू बॉडी से आउट होते हैं, जिसे हम इजेशन कहते हैं। तो आज हमने इस सेशन में न्यूट्रिशन के सारे टॉपिक को कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंटेंट को लेके। तो फॉर फर्दर अपडेट काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।